Hello students, welcome to my channel Geeta Gyan Hub 9. Today we are going to discuss some important subjective questions of the chapter Understanding Democracy. Let's begin. What is democracy? Now democracy means the rule of the people. और डेमोक्रेसी जो वर्ड है इट हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर. सो पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इज डेमोक्रेसी. And Abraham Lincoln gave his famous definition: government of the people, by the people, and for the people. Now, our next question: what is meant by universal adult franchise? Universal adult franchise means that all adult people have the right to vote, irrespective of the caste, color, religion, gender, sex. Each adult person is having the right to vote. And one more thing, each citizen have one vote, and that one vote has one value. Next question: prove that democracy existed in ancient India. Yes, of course. Democracy existed in ancient time. During the Vedic period, we have read about the Sabha and Samitis existed there, and they played a very important role in governance. अब ये जो सभा समिति होते थे, they were bodies of people who discussed public matters, and then this bodies advised to the king. फिर वो king को सलाह देते थे. So this shows that रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था. रूलर लोगों की बात सुनता था, उनके साथ डिस्कस करता था और फिर लॉज फ्रेम होती थी. सो दैट मीन्स डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट टाइम्स. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? अब रूल ऑफ लॉ मीन्स नो इंडिविजुअल इज अबव लॉ. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एवरीबडी is below the law, below the constitution. Judiciary is independent और वो प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल के राइट्स को. एंड इट whatever decision the judiciary is taking, its decision is respected even by the government. Our next question: Republic existed in ancient India. Mahajanpadas like Vajis, दे प्रैक्टिस कलेक्टिव डिसीजन. मतलब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा बैठकर एक जगह डिसीजन लेते थे. जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महापरिधाना बाना सूता, इट ऑल्सो प्रेजेस वाजीज फॉर होल्डिंग रेगुलर असेंबलीज. मतलब रेगुलर असेंबलीज वो होल्ड करते थे जहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डिसीशंस लिए जाते थे और फेयर रिप्रेजेंटेशन होती थी. मतलब सभी तरह के लोग मिलकर डिसीजन लेते थे. In the Saka kingdom also, the head of the clan, that is the Raja, he was elected by an assembly of elders. और ये जो elders, group of elders होते थे, ये डिस्कस करके राजा का चयन करते थे, राजा को चूज करते थे. Our next question: what does the principle of वसुदेवाय कुटुंब convey? अब जो प्रिंसिपल ऑफ वसुदेवा कुटुंब आपको सबको पता है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. मतलब ये पूरा संसार एक कुटुंब है, एक परिवार है और इसके बेहतरी के लिए, इसके वेलबींग के लिए ईच इंडिविजुअल शुड पुट एफर्ट सो दैट द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स. Our next question: what is RTI? RTI means right to information. When was it passed? अब जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो पास हुई थी इंडियन पार्लियामेंट में on 15th of June 2005, and it came into force, into effect on 12th October 2005. अब ये जो एक्ट है ये सारे सिटीजन्स को जो है अथॉरिटी देती है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए. और
the government or the authority is required to answer us in 30 days. अब RTI जो है एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. Our next question: what is representative democracy, and is representative democracy truly democratic? A very important question. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या होती है? जिसमें पीपल के पास सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि पीपल चूज़ करते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको इलेक्ट करते हैं, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज they enjoy the confidence of the people, and they can be removed through periodic elections. अगर हमें गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है, लीडर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग इट गुड, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको वोट आउट करके हटा सकते हैं. सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट ट्रू डेमोक्रेसी. हाउ डज political equality strengthen democracy? अब political equality जो हमें मिलती है, मतलब political equality में हमें क्या मिलता है? right to vote मिलता है, equal rights मिलते हैं, equal opportunity मिलती है to participate in elections. Then we can also question our representatives. The representatives are accountable to us. और जो इलेक्शंस हैं हमारे, वो हमें एक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, वन पर्सन वन वोट. इससे क्या होता है कि हर जने की, हर ग्रुप की, हर इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू वन होती है, एंड ही और शी कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाय कास्टिंग हिज वोट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन: डिफरेंशिएट बिटवीन मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की. अब मोनार्की में क्या है? मोनार्क जो है, किंग जो है, वो रियल हेड होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं. और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या है? मोनार्क होता है बट ही इज़ द सेरेमोनियल हेड, उसके पास बहुत कम पावर्स होती हैं फॉर नेम से. मोनार्की में किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, बट एब्सोल्यूट मोनार्की में जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो पार्लियामेंट को हेड कर रहा होता है, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं इन कंपैरिजन टू द किंग. एग्जाम्पल ऑफ मोनार्की टुडे इज़ सऊदी अरेबिया. एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ यूके, क्योंकि वहाँ पर अभी भी किंग और क्वीन है एज द एब्सोल्यूट मोनार्क, एंड एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है. Next question is difference between parliamentary democracy and presidential democracy. Very important question. So parliament, सबसे पहले हम example का से point start करते हैं. Example is also considered as one point. तो parliamentary democracy हमारे इंडिया में है, यूके में है, जर्मनी में है, जापान में है, और presidential democracy यूएसए में है, ब्राज़ील में है. अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या था? ज़रा इंडिया के बारे में सोचते रहना साथ साथ. पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड दूसरा होता है प्रेसिडेंट हु इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर there is only one executive and that is the president. केवल president ही वहाँ पर executive होता है. Second point for parliamentary democracy: executives are responsible to the legislature. Executive मतलब council of ministers, जो cabinet ministers होते हैं, they are answerable to the legislature. In presidential form, executives are नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती लेजिस्लेचर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. थर्ड पॉइंट है पार्लियामेंट्री का
shows a fusion मतलब मिलना, फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। एंड इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इट मेंटेन्स अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, पता है एग्जीक्यूटिव अलग और जो आपका लेजिस्लेचर है वो टोटली अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कैन बी डिसॉल्व बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है पार्लियामेंट बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंट की टर्म जो होती है फिक्स्ड हो जाती है एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब तक टर्म कंप्लीट नहीं होगा जो प्रेसिडेंट है उसको नहीं हटाया जा सकता इन द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। Why is regular election considered essential या crucial in a democracy? बहुत important question है, एग्ज़ाम में रेगुलरली आता है, ध्यान से सुनो। रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज कंसेंट ऑफ द वोटर्स, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन में लोग अपनी वैलिडिटी, अपनी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को बाय वोटिंग फॉर देम। सेकेंड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अब जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके उस पर हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि सिटीजन्स चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब डेमोक्रेसी जो है वो इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा करने से क्या होता है, व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द लास्ट वन, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। पीसफुल ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। अब इलेक्शंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि एक गवर्नमेंट चली जाती है पावर से और दूसरी गवर्नमेंट इलेक्शंस जीतकर आराम से पावर में आ जाती है। सो इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई इंस्टेबिलिटी, कोई रॉइट्स नहीं होते। द चेंज इन द गवर्नमेंट टेक्स प्लेस वेरी पीसफुली। नाउ आई मेड अ वर्ड कॉल्ड CAR-PP, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो C is for contest of the voters, A is for accountability, R is for representation, and P is for political participation. The other P is for peaceful transition of power. Democracy is the most popular form of government, but still it is not free from problems. Democracy सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर उसमें फिर भी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो वेल्दी क्लास है वो बहुत पावरफुल होती है और जनरली वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है, एंड दिस लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द पुअर पीपल। आवर सेकेंड पॉइंट इज़ मनी इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन। अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनको पार्टी का चंदा देते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट जब पॉलिसी मेकर्स जब लॉज बना रहे होते हैं, जब कोई पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, तो दे मेक पॉलिसीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द people who have given them monetary support, and they make less policies in support of the poor sections. So आपका next point है third point, interest of the poor is not given attention. अब डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटी हमेशा इकोनॉमिक ग्रुप्स को दे रहे होते हैं, वीकर सेक्शंस को नहीं दे रहे होते हैं। सो जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं अगर वो स्टार्ट भी होते हैं तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं,
and as a result the weaker section faces a lot of difficulty. इसके अलावा क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत करप्शन होता है, गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंटली बहुत धीरे धीरे काम करती है, बहुत नेग्लिजेंस होती है, सो एज अ रिज़ल्ट जो डेमोक्रेसी कहा जाता है इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वो उसकी पेस ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाती है. Our next question, comparison between autocracy and dictatorship. अब autocracy का मतलब absolute monarchy होता है, मतलब एक किंग होता है, उसी के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, ही इज़ द हेरिडिटरी हेड. पर डिक्टेटरशिप में क्या होता है, देयर पावर्स आर इन द हैंड ऑफ वन और अ ग्रुप ऑफ लीडर्स जो पावर में आते हैं आइदर बाय अ मिलिट्री को और पॉलिटिकल वायलेंस करके वो सत्ता संभालते हैं. दे आर नॉट हेरिडिटरी हेड्स. ऑटोक्रेसी जो होती है कैन स्टैब्लिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशनल रूल्स, मतलब अपने कुछ ऑफिशियल सेट कर सकता है जो कि राजकाज को चलाएंगे. बट डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इट ऑफन लैक्स फॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट्स और लीडर जो होता है उसकी मर्जी पे ही सब कुछ चलता है, ऑन हिज विम्स एंड फैंसी, मतलब जो वो चाहता है वही होता है. बोथ द सिस्टम शेयर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब ना ऑटोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होता है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता. सिमिलरली ना डिक्टेटरशिप में उसको कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना कोर्ट, ना पीपल, ना लेजिस्लेचर. एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेसी इज एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब उसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया. एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप इज़ नाजी जर्मनी, जब जर्मनी जो था हिटलर के अंडर था. एंड अनदर एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलर इलेक्शंस इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस की होने की वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट होती है, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, एक गवर्नमेंट हटती है, दूसरी आती है, सेम गवर्नमेंट भी दोबारा री इलेक्ट हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज़ इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी. इलेक्शंस जो है अकाउंटेबल, हमें परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं लगेगी तो वी विल नॉट वोट फॉर देम फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस. इलेक्शंस एक तरह का हम अगर हम उनसे सहमत नहीं हैं, अगर उनके काम से अच्छा नहीं लग रहा है हमें गवर्नमेंट का काम, देन वी आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. रिप्रेजेंटिंग द पावर्स द पीपल्स विल. अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पीपल की विल, मतलब जो पीपल चाहते हैं, जो लोग जो उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, उनके प्रेफरेंसेस को पूरा करते हैं इन द पीपल हु आर इलेक्टेड. नहीं तो उनको पता है वो अगली बार इलेक्ट नहीं होंगे अगर वो लोगों की जो लोग चाहते हैं वैसा काम नहीं करेंगे तो. नेक्स्ट पॉइंट इज लेजिटिमेटिंग अथॉरिटी. अब बाय विनिंग द इलेक्शंस, अब जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट पावर मिल जाती है, मतलब एक अथॉरिटी मिल जाती है बहुत बड़ी कि हम तो इलेक्शंस जीत के आए हैं, हमें इतने सारे लोगों ने सपोर्ट करा है. सो दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. देन इलेक्शंस जो है इट्स अ वे ऑफ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर. आराम से एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी इलेक्ट हो जाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, सो देर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड देन इलेक्शंस ऑल्सो एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्शंस में अपने जो है वोटर्स जो वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और एक इस तरह से लोगों के अंदर भी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस आती है.
हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी? अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है, अकोमोडेट मतलब एक साथ लाती है सोशल डाइवर्सिटी को। सो वो कैसे लाती है? बहुत सिंपल को आंसर है, थोड़ा सा समझ लोगे तो आराम से आप आंसर को लिख सकते हो। इक्वल राइट्स फॉर ऑल। अब डेमोक्रेसी में ऑल पीपल हैव द सेम राइट, इक्वल राइट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर को बिलोंग करते हो। देन अनदर फीचर डेमोक्रेसी का होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर जना के पास राइट है टू स्पीक एनीथिंग, टू ही हैज़ द राइट टू स्पीक, टू प्रैक्टिस हिज कल्चर, टू फॉलो हिज ट्रेडिशंस, एंड नोबडी कैन स्टॉप हिम। देन थर्ड जो पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पीपल, अलग अलग ग्रुप्स के लोग लीडर्स बन के इलेक्ट होते हैं, सो वो उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट पे बोल सकते हैं। देन मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। अब जो मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। तो बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इंडिया में, तो इसीलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं या वैसे माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। देन लॉज फॉर इक्वालिटी। लॉ है, all people are equal in the eyes of law, nobody is discriminated, and weaker sections को भी प्रोटेक्ट करा जाता है। देन पावर शेयरिंग होती है डेमोक्रेसी में। पावर शेयरिंग मतलब पावर्स जो होती हैं तीनों ऑर्गन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों लेवल्स में भी होती हैं। तीनों लेवल्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में। देन पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग धरना देते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो है अपनी बात गवर्नमेंट के आगे रखते हैं। और एक लॉ आपको पता है, इलेक्शंस के थ्रू हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, कोर्ट्स में हम केस कर सकते हैं अगेंस्ट एनीथिंग, अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो इससे जो है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज जनरली बहुत डाइवर्स होती हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं। सो देयर लैंग्वेजेस, कल्चर, ऑल आर प्रोटेक्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगेगा यही तो पॉइंट्स हमने दूसरे आंसर्स में करे हैं, बट पॉइंट सेम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखेंगे। सो डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सब लोग all are equal in the eyes of law, there is rule of law. It ensures political participation, क्योंकि अलग अलग representatives हर कास्ट कम्युनिटी के इलेक्ट होकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। देन इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स देती है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स के बाद जो है फाइनलाइज होते हैं, यानी कि एक दिन डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने और नेक्स्ट डे वो लॉ बन गई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी जो गवर्नमेंट डिसीजन चाहती है वो जब पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं तो पार्लियामेंट उसको सपोर्ट, आई मीन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो नहीं सपोर्ट करती, तो वो लॉ नहीं पास होती। नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स पीसफुल चेंज ऑफ पावर। अगर हमें अभी गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट आउट करके नेक्स्ट गवर्नमेंट को पावर में ला सकते हैं। देन इट एनहांसेस द ह्यूमन डिग्निटी। अब ह्यूमन डिग्निटी मतलब वो हर जो इंसान है, ही इज़ ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, नो वन इज़ अ स्लेव टू द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। सो
in democracy, all individuals enjoy dignity. लास्ट पॉइंट इज अलाउज अस टू करेक्ट आर मिस्टेक. अगर हमें लगता है जो हमने अभी गवर्नमेंट चूज़ करी है वो ठीक नहीं है, तो वो हमेशा नहीं रहेगी. नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको वोट आउट करके हटा सकते हैं. सो इसी वजह से डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशंट इंडिया. अब एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सभा एंड समितिज इन अर्ली गवर्नेंस. अब वैदिक टाइम में सभा और समिति होती थी, दो असेंबलीज थी जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी गवर्नेंस के लिए. जितने भी पब्लिक मैटर्स होते थे, पब्लिक इकट्ठा होकर डिस्कस करती थी. सभा और समिति में वो बातें डिस्कस होती थी एंड दैट एडवाइस वाज गिवन टू द किंग. और इसका मतलब ये हुआ, जो रूलर था ही वाज नॉट एब्सोल्यूट पावर एंड वो लोगों को कंसल्ट करके फिर अपना डिसीजन लेता था. सो अथॉरिटी वॉज नॉट सेंट्रलाइज्ड, एक जने के हाथ में नहीं थी, बट इट वॉज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेशन. और फिर महाजनपदास में जैसे वाजी किंगडम था, वहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी. और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है परिधाना सूत्रा, उसमें भी यही लिखा है, जो वाजीज हैं वो एक रेगुलर असेंबलीज होल्ड करते थे जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती थी थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट. और साका में जो राजा होता था, जो हेड ऑफ द क्लैन होता था, ही वॉज इलेक्टेड बाय एन असेंबली ऑफ लीडर्स. मतलब वहाँ पर हेरिडिटरी किंग नहीं है, ही इज़ इलेक्टेड बाय एन असेंबली ऑफ लीडर्स. और अगर हम आज देखें तो जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में मॉडर्न डेमोक्रेसी में चल रहा है, उसके ओरिजिन जो हैं दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक टाइम्स. सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईजी चैप्टर है. आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन होके पढ़ेंगे, समझेंगे, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल. Thank you, children. If you haven't subscribed to my channel yet, please do it. Geeta Gyan Hub 9. Bye, students.